हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 12th की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत को सबसे बड़ा एक सवाल था, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जाए। इसी सवाल के जवाब में शुरू हुई प्लानिंग, यानी योजनाएं शुरू हुई। इसी सवाल के जवाब में आज हम इस चैप्टर में भारत में योजना 1950 से 1990 का कंप्लीट वन शॉट करेंगे। हम देखेंगे पाँच वर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं के चार मेन लक्ष्य क्या थे। कृषि, एग्रीकल्चर और उद्योग इंडस्ट्री में क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या सुधार हुए, और हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन ने देश को कैसे बदला। इस एक वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका यह चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, और आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक है आर्थिक नियोजन, अर्थ और आवश्यकता। तो सबसे पहले हमें आर्थिक नियोजन का अर्थ समझना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक ऐसी प्रणाली जिसमें केंद्रीय अधिकारी, एग्जाम्पल के तौर पर पहले योजना आयोग होता था। जो केंद्रीय अधिकारी है वो देश के संसाधनों, मतलब जो भी संसाधन है उनकी और जो भी आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय सीमा में प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तय करता है और उन्हें पूरा करने के लिए नीतियाँ बनाता है। मतलब क्या है, एक और बार समझा देता हूँ मैं आपको। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो केंद्रीय अधिकारी होते हैं जो देश के संसाधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय सीमा में प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तय करता है। मतलब एक निश्चित समय सीमा में, ताकि उसे प्राप्त हो जाए लक्ष्य, और उन्हें पूरा करने के लिए नीतियाँ बनाता है, पॉलिसी बनाता है। उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना, दुर्लभ संसाधनों का सबसे बेहतर उपयोग करना, ताकि जो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और साथ ही सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर भी अधिकतम हो। योजना आयोग की बात करें तो प्लानिंग, जिसे प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई 1950 में और इसका कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। इसकी समाप्ति कब हुई थी, 2015 में। इसे समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार। एक तरफ मैंने अर्थव्यवस्था के प्रकार लिख रहा गया, फिर मुख्य निर्णयकर्ता कि कौन निर्णय करता है, और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, मतलब उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होगा, कौन मालिक होगा उत्पादन के साधनों का, और भारत ने अपनाया या नहीं अपनाया ये देखेंगे। तो पूंजीवाद मतलब पैसे से रिलेटेड हो गया, मतलब प्राइवेट चीज़ आ गई इसमें। तो इसके मुख्य निर्णयकर्ता क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य निर्णयकर्ता होते हैं निजी क्षेत्र। जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है वही इसमें सारे निर्णय लेता है, और उत्पादन के साधनों पर भी निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। और इसे भारत ने नहीं अपनाया। समाजवादी की बात करें हम तो इसके मुख्य निर्णयकर्ता होती है सरकार, और उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का ही स्वामित्व होता है, सरकार का ही मालिकाना हक, यानी सरकार स्वामी होती है। भारत ने इसे भी नहीं अपनाया, लेकिन भारत ने जो मॉडल अपनाया वो था मिश्रित मॉडल, अर्थव्यवस्था का मिश्रित मॉडल अपनाया था, जिसमें निजी और सरकारी दोनों, यानी पूंजीवादी प्लस समाजवादी बोल सकते हैं हम इसे, और उत्पादन के साधनों पर निजी और सरकारी दोनों का सह अस्तित्व, इसे भारत ने अपनाया था। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं। नियोजन के दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय के लिए। नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य यानी गोल्स ऑफ प्लानिंग, वे चार मुख्य लक्ष्य हैं जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अनिवार्य थे, मतलब जरूरी थे। पहले की बात करते हैं तो समृद्धि यानी ग्रोथ। इसका अर्थ होता है देश में वस्तुओं और सेवाओं, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विस हैं, में कुल उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, में लगातार बढ़ोतरी होना। समृद्धि का मतलब ये होता है
देश में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, मतलब एक देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं में कितना उत्पादन हो रहा है, जो भी कुल उत्पादन है यानी जो जीडीपी है, उसमें लगातार बढ़ोतरी होना ही समृद्धि है। इसका महत्व देख लेते हैं। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और गरीबी कम करने के लिए आधारभूत शर्त है। इसका महत्व इसलिए है कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए, गरीबी कम करी जाए। ठीक है, अगली चीज़ है इसी का ही अगला पॉइंट है आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण की बात करें, तकनीकी आधुनिकीकरण की, तो ये उत्पादन के लिए नई और उन्नत तकनीक, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी होगी और बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी, उसका इस्तेमाल करना। जैसे कारखानों में पुरानी मशीन की जगह नई उच्च क्षमता, मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा हो वाली मशीन लगाना। तो तकनीकी आधुनिकीकरण का मतलब है जो भी उत्पादन के लिए है, उत्पादन के लिए नई और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल के तौर पे कारखाना वाला मैं आपको समझा ही चुका हूँ। सामाजिक आधुनिकीकरण की बात करें तो समाज की सोच में प्रगति लाना, मतलब जिस तरह की समाज की सोच है उसमें प्रगति लाना। जैसे महिलाओं को काम करने और शिक्षा में समान अवसर देना, मतलब कोई भेदभाव ना रखना, समानता दिखाना। मतलब महिलाओं को काम करने और शिक्षा करने का समान अवसर, समय अवसर मिलना चाहिए उन्हें भी, ये बताता है ये। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, इसका उद्देश्य क्या था, उन वस्तुओं, खासकर खाद्यान्न यानी जो खाने से रिलेटेड हो, खाद्यान्न यानी अनाज का आयात ना करना, जिन्हें हम अपने देश में बना सकते हैं। मतलब उन चीज़ों को दूसरे देश से मत मंगाओ जिन चीज़ों को हम खुद के देश में बना सकते हैं। कारण की बात करें, विदेशी निर्भरता, विशेषकर खाद्य सहायता के लिए यानी खाने पीने की चीज़ों के लिए, देश की संप्रभुता और राजनीतिक सम्मान के लिए खतरा थी। संप्रभुता मतलब इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने, संप्रभुता का मतलब भी आप समझ सकते हो, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन पूर्ण रूप से, मतलब जब देश अपने नीतियों से चल रहा है, अपने कानूनों से चल रहा है, अपने संविधान से चल रहा है, इस चीज़ के लिए और राजनीतिक सम्मान के लिए खतरा थी ये सारी चीज़ें। जैसे विदेशी निर्भरता हो गया, और विशेषकर खाद्य सहायता के लिए, जो हम खाने पीने की चीज़ों के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहते थे, इससे राजनीतिक सम्मान में भी खतरा आता है। चौथी चीज़ की बात करें, साम्य की यानी इक्विटी की, समानता की। इसका अर्थ होता है जो आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के सभी तबकों के लिए, सभी वर्गों को मिलना चाहिए, यानी कि किसी विशेष तबके को मिल रहा है, हर तबके को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। इसका लक्ष्य क्या था, आय की असमानता कम करना, जो भी आय की असमानता थी उसे कम करना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या आ जाता है। जैसे भोजन आ गया, जो भोज व्यवस्था होती है खान पान से रिलेटेड, आवास यानी जहाँ पे हम रह सकते हैं, जो हमारा निवास स्थल होता है, स्वास्थ्य शिक्षा पूरी करने का मौका मिले। एक और बात लक्ष्य बता देता हूँ, आय की असमानता कम करना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मूलभूत आवश्यकता है, भोजन आवास स्वास्थ्य शिक्षा पूरी करने का मौका मिले। अगला टॉपिक है कृषि क्षेत्र की नीति या हरित क्रांति। इसको हम दो चीज़ों में समझेंगे, एक है भूमि सुधार, कितनी चीज़ें हैं, हाँ दो चीज़ों में समझेंगे। एक है भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स। इसका उद्देश्य क्या था, आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद कृषि में समानता लाना और उत्पादन बढ़ाना। इसके मुख्य कदम की बात करें, ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करना यानी उसका उन्मूलन करना, ज़मीन का मालिकाना हक वास्तविक किसानों को दिया जाए, मतलब जो भी ज़मीन का स्वामित्व व भू स्वामित्व किसानों को दिया जाए, इसका मुख्य कदम था। जोत की अधिकतम सीमा यानी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स,
किसी भी व्यक्ति के पास रखने योग्य ज़मीन की अधिकतम सीमा तय करना, मतलब ये सारी चीज़ें तय करना। असफलता की बात करें तो अधिकतम सीमा वाला कानून कई राज्यों में सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया। मतलब कई राज्यों में ये चीज़ लागू नहीं हो पाई सफलतापूर्वक, क्योंकि बड़े ज़मींदारों ने कानूनी कमियों का फ़ायदा उठाकर, मतलब ज़मींदारों ने फ़ायदा उठाया, ज़मीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रख ली। ज़मींदारों ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा दी इस काम में। एक और बार आपको बता दूँ असफलता का कारण क्या था, कि जो अधिकतम सीमा वाला कानून था वो कई राज्यों में सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े ज़मींदार जो होते थे, बड़े ज़मींदारों ने कानूनी कमियों का फ़ायदा उठाकर ज़मीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रख ली थी। तो आप ये भी समझ गए होंगे भूमि सुधार। अब बात करते हैं हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन की। इसकी अवधि की बात करें तो 1960 के दशक के मध्य से, 1960 का दशक मतलब 1960 से 70 के मध्य की बात किया, मतलब 1960 से 70 के मध्य यानी 1965 इसकी अवधि है, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थ की बात करें, उन्नत तकनीक, खासकर उच्च उपज देने वाली, मतलब अच्छी पैदावार देने वाले बीजों यानी HYV के इस्तेमाल से खाद्यान्न यानी जो खाने पीने की चीज़ें थी जैसे गेहूँ और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। मतलब जो ये HYV बीजों के इस्तेमाल से भी खाद्यान्न के लिए भी वृद्धि हुई, खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ये अच्छी तकनीक थी, एक तरह की उपज देने वाली भी अच्छी तकनीक थी। इसके मुख्य घटक की बात करें तो HYV बीज, केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं, रासायनिक उर्वरक, सुनिश्चित सिंचाई। उपलब्धता की बात करें, सकारात्मक प्रभाव की हरित क्रांति के, तो भारत खाद्यान्न में, मतलब खाने पीने की चीज़ों में आत्मनिर्भर बना। इस प्रोसेस के तहत क्या हुआ, जो भारत है वो खाने पीने की चीज़ों को दूसरे देशों से नहीं मंगा रहा, वो आत्मनिर्भर बन गया। किसानों ने अनाज बेचना शुरू कर दिया, जिससे कृषि की बाजारीकरण यानी व्यापारीकरण हुआ। सरकार ने आपातकालीन उपयोग के लिए बफर स्टॉक यानी भंडार बनाना शुरू कर दिया, जब इमरजेंसी में यूज़ कर सके ताकि। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इसकी कमियां भी देख लेते हैं। नकारात्मक प्रभाव, अभी हमने सकारात्मक प्रभाव देखे थे। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इससे क्या हुआ ना, आय की असमानता बढ़ी। इसका कारण क्या था, क्योंकि जो केवल अमीर और बड़े किसान है ना, महंगी HYV तकनीक का लाभ उठा पाए, क्योंकि ये महंगी तकनीक होती थी। और दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय असमानता। क्रांति पहले चरण में पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रही, मतलब ये यहाँ शुरू में यहीं तक सीमित रही। पर्यावरण को नुकसान, तीसरा पॉइंट है अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों, मतलब जो भी केमिकल वाली चीज़ थी, केमिकल फर्टिलाइज़र थे, और भूमिगत जल के उपयोग से मिट्टी और पानी जो था वो प्रदूषित हुए। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव है। अगला टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र की नीतियाँ। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसकी जो पॉलिसीज थी वो देख रहे हैं। इसमें ए में देखें तो हम पहली चीज़ देखें तो औद्योगिक नीति संकल्प यानी 1956, IPR 1956। आधार की बात करें, सरकार यानी सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार उद्योगों के विकास में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगी, मतलब सारी चीज़ें देखेगी सरकार उद्योगों के विकास के लिए। उद्योगों का वर्गीकरण, श्रेणी 1 की बात करें, केवल सरकार के लिए आरक्षित 17 उद्योग। श्रेणी 3 की बात करें, बाकी बचे उद्योग निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंस के साथ। अब हमें लाइसेंसिंग प्रणाली समझनी है, लाइसेंसिंग सिस्टम यानी लाइसेंस राज। ये क्या था पहले ये समझ लेते हैं। नया उद्योग लगाने या उत्पादन बढ़ाने के लिए, मतलब कोई नया उद्योग लगानी है, नई इंडस्ट्री लगानी है और उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए सरकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इसी को लाइसेंसिंग राज कहते हैं।
इसका उद्देश्य क्या था, इसका ध्येय क्या था, इस प्रणाली को जारी करने का कारण क्या था। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस देना, इसका उद्देश्य था। आलोचना यानी बुराइयां की बात करें तो इस प्रणाली ने निजी उद्यमियों को रोका और कुछ बड़े उद्योगपतियों ने लाइसेंस का उपयोग प्रतियोगिता को रोकने के लिए किया। मतलब जो निजी उद्यमी थे उनको रोक दिया और जो बड़े उद्योगपति जो लोग थे उनने लाइसेंस का उपयोग कब किया, प्रतियोगियों को रोकने के लिए। मतलब जो प्रतियोगी हैं उन लोगों को रोकने के लिए, ताकि जिससे बाजार में एकाधिकार पनपा, मोनोपोली जब एक बाजार में मोनोपोली आ गया इससे। तो आई होप आलोचना समझ गए होंगे आप। एक और बार पढ़ देता हूँ। इस प्रणाली ने निजी उद्यमियों को रोका, जो भी प्राइवेट जो भी थे उद्यमी उनको रोका। कुछ बड़े उद्योगपतियों ने लाइसेंस का उपयोग प्रतियोगियों को रोकने के लिए, मतलब प्रतियोगियों को रोकने हेतु किया, जिससे बाजार में एकाधिकार पनपा। लघु उद्योग की बात करें हम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो सिफारिश की बात करें तो करवे समिति 1955 उनके द्वारा सिफारिश की गई। और महत्व की बात करें, अधिक रोजगार, ये बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जो बड़े उद्योग होते हैं उनकी तुलना में कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। इसके लिए इसका महत्व है। समानता को बढ़ावा, अगली चीज़ है समानता को बढ़ावा। ये आय की असमानता को कम करते हैं, समानता को बढ़ावा देते हैं। सरकार ने इनके उत्पादों को बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से बचाने के लिए, जो भी इनके उत्पाद होते थे उनको बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से बचाने के लिए क्या किया, कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया। सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित कर दिया, केवल और केवल। तो आई होप आप समझ गए होंगे लघु उद्योग। एक और बार पढ़ देते हैं। इसकी सिफारिश करवे समिति द्वारा की गई 1955 में। महत्व जाना जाता है अधिक रोजगार, बड़े उद्योगों की तुलना में जो कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। समानता को बढ़ावा देते हैं, जैसे आय की असमानता कम करते हैं। सरकार ने इनके उत्पादों को बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से बचाने हेतु कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल और केवल SSI के लिए ही आरक्षित कर दिया था। अगला टॉपिक है विदेशी व्यापार की नीतियाँ। आयात प्रतिस्थापन नीति की बात करें, आयात प्रतिस्थापन इसका अर्थ क्या है, उन वस्तुओं को विदेश से आयात न करना जिनका उत्पादन देश में संभव हो। मतलब इसका अर्थ है कि उन वस्तुओं को दूसरे देश से मत मंगाओ, दूसरे देश पर निर्भर मत रहो। उन वस्तुओं के लिए दूसरे देशों से आयात मत करो जिनका उत्पादन देश के अंदर ही संभव हो, मतलब देश में हो रहा है, देश में हो सके जिसका उत्पादन। घरेलू उद्योग को संरक्षित रखने के उपाय की बात करें तो पहला है प्रशुल्क यानी जो टैरिफ है। तो इसको समझते हैं। आयातित वस्तुओं पर उच्च सीमा शुल्क लगाना, मतलब टैक्स लगाना उच्च सीमा में जो वस्तु आयात की गई है। आयातित वस्तुओं पर उच्च सीमा शुल्क लगाना ताकि वे महंगी हो जाए। देखो ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो महंगी हो ही जाएगी वस्तु ऑटोमेटिक। कोटा की बात करें तो यह तय करना कि किसी वस्तु की कितनी मात्रा का आयात किया जा सकता है, उसी को कोटा बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, आत्मनिर्भरता और विदेशी मुद्रा बचाना। अब अगला टॉपिक है नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन 1950 से 1990। मुख्य उपलब्धियां की बात करें यानी सफलताएं और एक तरफ है असफलताएं। तो सफलताएं देखते हैं पहले। मजबूत औद्योगिक आधार, जिसमें पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स बनाने वाले बुनियादी उद्योगों का विकास हुआ। यह तो एक सफलता है क्योंकि
जो पूंजीगत वस्तु बनाने वाले उद्योगों का विकास हुआ, ये सफलता है एक तरह की। वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ सेल्फ सफिशिएंसी आ गई खाद्यान्न में, यानी खाने पीने की चीज़ों के लिए। हरित क्रांति ने भारत को भोजन के मामले में सुरक्षित किया। कौशल का विकास की बात करें तो देश में इंजीनियरों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का बड़ा समूह तैयार हुआ, तो ये भी एक तरह की सफलता है, मुख्य उपलब्धियाँ है। मुख्य कमियां की बात करें यानी असफलताओं की, तो अक्षम सार्वजनिक क्षेत्र, कई सरकारी कंपनियां लगातार घाटे में रही। बहुत सी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो घाटे में रही, जिससे संसाधनों की बर्बादी हुई, ये एक असफलता है। अगली देखें, कम गुणवत्ता। आयात पर संरक्षण के केवल घरेलू उद्योगों को प्रतियोगिता का डर नहीं रहा। जो आयात पर संरक्षण के कारण जो घरेलू उद्योगों को प्रतियोगिता का डर नहीं रहा, जिससे उन्होंने गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गुणवत्ता सुधारने पर लाइसेंस राज का लाइसेंस लाइसेंस राज की असमता, इसने नए उद्यमियों के प्रवेश को कठिन बना दिया और विकास की गति धीमी की। गरीबी और बेरोजगारी, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बनी रही, तो ये भी कमी में आ जाता है। तो हमने सफलता और असफलता यानी मुख्य उपलब्धियाँ और मुख्य कमियाँ भी समझ ली। और इसी के संग हमारा जो चैप्टर है वो 1 शॉर्ट वीडियो में ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन दबा देना। लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना आप। कोई भी डाउट अगर बना हो तो कमेंट कर देना, उसको भी क्लियर करवा दिया जाएगा।